हेलो फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय फरमान सर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसको हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। आज सबसे पहले इस पॉलिनोमियल्स की हम बेसिक नॉलेज के बारे में थोड़ा जानेंगे। क्या पॉलिनोमियल्स होता क्या है, तो हमने कक्षा 9th में भी पढ़ा है। अगर आपको कक्षा 9 का अगर याद नहीं है तो मैं आपको यहीं पर ही आप कुछ बेसिक नॉलेज आपको बता दूंगा, जिससे आप पहचान जाएंगे कि बहुपद होता क्या है, किस तरीके से हम बहुपद को पहचानें और बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद का शून्यंक। आज इस बारे में चर्चा करेंगे हम। वैसे तो 9th क्लास में ये चैप्टर आता है पॉलिनोमियल्स का। अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। सबसे पहली बात ये आती है कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, कैसे पता करेंगे कि दिया गया ये व्यंजक जो है पॉलिनोमियल्स है, यानी कि बहुपद है या नहीं है। तो इसके जानने के लिए मैंने कुछ यहाँ पर व्यंजक लिख दिए हैं। पहला व्यंजक ये है, दूसरा व्यंजक मैंने ये लिख दिया है, तीसरा व्यंजक ये लिख दिया है, चौथा व्यंजक मैंने ये लिख दिया है, पांचवा व्यंजक ये है और छठवां व्यंजक ये लिख दिया है। ये व्यंजक इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर बराबर लगा के कोई जीरो नहीं है। अगर ये बराबर लगा के कोई अगर संख्या होती जिस तरीके से, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2 बराबर जीरो हो जाता, तो ये समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए इसको हम व्यंजक बोलेंगे। व्यंजक और समीकरण में ये फ़र्क होता है। अगर बराबर के साथ कोई संख्या है तो इसका समीकरण बोलते हैं। बराबर के साथ अगर कोई संख्या नहीं है, बराबर नहीं लगा, तो सिर्फ इसको हम व्यंजक ही बोलेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बहुपद होता क्या है। इसके लिए मैंने आपको कुछ व्यंजक दे दिए हैं इसको, ताकि आप पहचान सकें बहुपद क्या होता है। अगर 9th क्लास का आपको कुछ भी याद नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप यहाँ पर सीख जाएंगे। तो देखिए बहुपद होता क्या है। बहुपद जानने के लिए सबसे पहले बात करते हैं, जिस तरीके से पहला हमारा व्यंजक है जो हमारी चर राशियाँ हैं। चर राशियाँ, आपको के पास कोई भी व्यंजक हो और वहाँ पर जो ABCD वाली ABCD के जो कॉन्सोनेंट, जो हमारे अक्षर होते हैं, वर्ड होते हैं, अगर मौजूद हैं तो वहाँ ये इस व्यंजक में या उस समीकरण के चर राशियाँ होती हैं। राशि दो प्रकार की होती हैं, एक होती है चर और एक होती है अचर। ये आपको मालूम ही होगा, नहीं मालूम तो फिर जान लो। तो यहाँ पर जो हमारी संख्यात्मक वैल्यू है, संख्यात्मक जो मान है, जैसे 2/3 और यहाँ 3, ये हमारी अचर राशियाँ हैं। और जो ABCD के जो वर्ड हैं वो हमारी चर राशि है, जैसे हमारा एक्स, ये और ये। इसी तरीके से यहाँ पर चर राशि ये है और ये, यहाँ पर अचर राशि कोई नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर भी चर राशि है, लेकिन अचर राशि ये रही। इसी तरीके से इसमें आ जाओ तो, और यहाँ देखो चर राशि के गुणांक में 4 आ रहा है, तो ये चर राशि ही कहलाएगी ये भी। और अचर राशि सिर्फ संख्यात्मक वैल्यू होती है, वो अकेली होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू वो सिर्फ अकेली ही रहती है। तो ये चर राशि हमारी इसमें, और ये भी अचर राशि है, चाहे वो गुणांक में आए, आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप चर राशि समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अचर राशि की, क्योंकि हमें यहाँ पर जानना है बहुपद होता क्या है। तो बहुपद के लिए हमें सबसे पहले चर राशि पहचानना पड़ेंगे कि चर राशि क्या है हमारे लिए। तो चर राशि हमारे लिए यहाँ पर ये है और ये है। अगर हम अपनी चर राशि की अगर घात देखें तो इसमें जो घात आ रही है एक्स पर, वो यहाँ 2 आ रही है और 1 आ रही है। ठीक, अगर इसी तरीके यहाँ पर अगर एक्स पर घात देखें तो हमें बहुपद जानने के लिए हमें एक्स की पावर को देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? एक्स की पावर को देखना पड़ेगा। पावर मतलब इसकी घात को देखना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ एक्स की बात करें तो एक्स पर की पावर है 1/3, और यहाँ पर एक्स की पावर कोई नहीं है। तो जब कोई पावर नहीं होती तो वहाँ पर 1 मानते हैं। जैसे यहाँ थी तो इसको हमने 1 माना, कोई पावर नहीं है तो 1 मानते हैं। अगर पावर होती तो फिर दिखाई दे जाती, तो यहाँ पर 1/3 हो गई और 1 हो गई। अच्छा, यहाँ इसकी अगर पावर की बात करें तो यहाँ पर एक्स पर वर्गमूल लगा हुआ है। एक्स एक्स का वर्गमूल है। तो अगर इसको हम पावर के रूप में लिखें तो इसको हम पावर के रूप में इस तरीके से लिखते हैं। आप जानते होंगे कि ये कर्ली है, वर्गमूल है, और वर्ग कहते हैं 2 को।
और वर्गमूल 2 जो है कभी भी कर्ली पर, यानी कर्ली पर कभी घात 2 शो नहीं कराई जाती। 2 से जितनी भी बड़ी घातें आती हैं, जिस तरीके से कर्ली x है, 2 से बड़ी घात 3, ये भी शो कराई जाएगी। इसके बाद ये भी शो कराई जाएगी, लेकिन घात 2 शो नहीं कराई जाती। इसलिए इसको अगर हम इसको घात के रूप में लिखें, पावर के रूप में लिखें, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, x की पावर 1 के बट्टे में लिखते हैं। 1 के बट्टे में जितनी घात होगी यहाँ पर वो लिख देंगे। ठीक, इसी तरीके से इसको अगर पावर के रूप में लगाएं तो x की पावर घात कितनी है, 3, इसको भी 1 के बट्टे में हमें लिखना है। इसी तरीके से इसकी बात करें, x कर्ली 4 है, तो इसको अगर पावर की बात करें तो ये x की पावर 1 के बट्टे में जो घात कर्ली पर है वो लिखेंगे, लेकिन कर्ली घात आपको शो नहीं कराई जाती, तो इसलिए हम इसको पावर के रूप में लगेंगे, तो x की पावर 1/2 हो गया। इसी तरह इसकी अगर बात करें तो जी x की घात जो होगी पावर, वो हमारी 1/2 होगी इसमें भी। इसकी अगर बात करें तो x की पावर, तो देखिए यहाँ 3 आ रहा है और यहाँ 2 आ रहा है और यहाँ x की पावर कोई नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 1 हो गई। ठीक, क्लियर है। यहाँ x की पावर कितनी है, 3 हो गई, समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ x की पावर कितनी है, 2 हो गई। अब ये मेरे 4, 1 2 3 6 व्यंजक है। इस व्यंजक में कुछ बहुपद हैं और कुछ बहुपद नहीं हैं, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये बहुपद हैं और ये बहुपद नहीं है? तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आपने पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा, पूर्ण संख्या, जिससे इससे पहले वाला चैप्टर था, उसमें मैं आपको पूर्ण संख्याएं बताकर आया हूँ, प्राकृतिक संख्याएं बताकर आया हूँ। तो नहीं है अगर ध्यान, तो फिर दोबारा देख लीजिए पूर्ण संख्या क्या होती हैं। पूर्ण संख्या जो होती हैं हमारी प्राकृतिक संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आगे तक कुछ भी, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो शामिल करने पर ये पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? ये पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो शामिल कर दें तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तो अगर इसकी बात करें हम, तो देखिए ये पूर्ण संख्या है। बस आपको बहुपद जानने के लिए, इस पूर्ण संख्या का जानना बहुत ज़रूरी है। बहुपद जानने के लिए इस पूर्ण संख्या का जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम बता सकते हैं कि हमारे पास बहुपद कौन से हैं, कौन सा दिया गया व्यंजक हमारा बहुपद है और कौन सा नहीं है। देखिए, अगर हमारे व्यंजक में पूरे व्यंजक की बात कर रहा हूँ मैं, अगर हमारे व्यंजक में अगर ये पूर्ण संख्याएं अगर आती हैं तो हमारा बहुपद है, अगर नहीं आती हैं तो बहुपद नहीं है। इस तरीके इसकी अगर बात करें तो x की पावर जो है, अगर हमारे पूरे व्यंजक की बात कर रहे हैं, अगर पूरे व्यंजक में x की पावर जो है, अगर x की पावर x की घात जो है, अगर ये पूर्ण संख्याएं अगर आती हैं तो हमारा बहुपद है, वरना नहीं है। तो x की पावर की अगर बात करें, जो मैंने पहले ही छाट के रख ली थी आपके लिए, तो x की पावर यहाँ 2 है और यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 हो गई। क्लियर है? ठीक, तो देखो ये पूर्ण संख्या है। देखिए ये 2 भी यहाँ पूर्ण संख्या है और 1 भी एक पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब ये बहुपद है, ये बहुपद है हमारा। ठीक, अब देखिए इसकी बात करते हैं दूसरे वाले पार्ट की, तो इसके बारे में जानते हैं कि बहुपद है या नहीं। तो दो x की पावर 1/3 और यहाँ x की पावर 1। तो देखो x की का पावर 1/3 है, क्या ये इस पूर्ण संख्या में है? नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। इसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो देखो, इसको मैंने कर्ली वाली संख्या जो होती हैं हमारी, वो भी बहुपद नहीं होती, क्योंकि इसको हमने घात के रूप में लिखा, तो x की पावर 1/2 आया, तो ये भी बहुपद नहीं है। इसी तरह इसकी बात करें तो देखो ये सारी पूर्ण संख्याएं हैं, तो इस पूर्ण संख्या में आ रही हैं, तो ये बहुपद हमारा है। इसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो देखो ये भी हमारा बहुपद है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि मैंने जो व्यंजक लिखे हैं इसमें कुछ बहुपद हैं और कुछ बहुपद नहीं हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ज़रूर समझ में आ गया होगा कि बहुपद आखिर कहते किसे हैं, और बहुपद पहचानना भी आ गया होगा कि पॉलिनोमियल्स हम किस तरीके से पहचानते हैं। इसके बाद बात करते हैं बहुपद की घात की। तो देखो बहुपद की घात क्या होती है? दिए गए व्यंजक में जो x की सबसे बड़ी पावर होती है वो बहुपद की घात होती है। दिए गए व्यंजक में अगर x की जो सबसे बड़ी पावर होती है, x की सबसे बड़ी घात जो होती है वो वही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे पूरे व्यंजक में सबसे बड़ी घात x की 2 है,
तो जी हाँ, घात कितनी है इसकी, घात बराबर 2। इसकी अगर बात करें तो ये बहुपद है ही नहीं, इसकी बात करें ये भी बहुपद नहीं है। अगर इसकी बात करें तो ये घात घात बराबर कितनी हो गई इसकी, जो सबसे बड़ी घात होती है बहु व्यंजक की, वही बहुपद की घात कहलाती है। इसकी अगर बात करें तो ये भी घात कितनी हो गई, 3 हो गई। इसकी अगर बात करें सबसे बड़ी घात, तो इसकी भी घात घात बराबर 2, तो इसकी भी घात हो गई। ठीक है, तो सबसे आप समझ में आया बहुपद की घात क्या होती है, जो दिए गए व्यंजक में जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। ठीक, क्लियर। और जिसकी घात 1 होती है, अगर घात किसी में अगर 1 है, अगर किसी दिए गए व्यंजक की, जिस तरीके से एक मैं आपको बता दूं, एक इस तरीके से x+3 है, x+3 है, तो यहाँ पर बहुपद की सबसे बड़ी घात या बहुपद x की राशि है, तो यहाँ पर बहुपद की घात सिर्फ एक ही है। घात कितनी है, 1। तो जिसमें घात अगर 1 होती है, अगर घात किसी की 1 हो, एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद, जब एक घात वाला बहुपद है तो उसको हम रेखिक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद। अगर दो घात वाला बहुपद है, दो घात वाला बहुपद है, तो इसको हम द्विघात बहुपद बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। अगर 3 घात वाला बहुपद है, 3 घात वाला बहुपद है, तो इसको हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा बेसिक में। यहाँ हमने बता दिया आपको बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की घातें क्या होती हैं, और जो एक घात वाला बहुपद होता है उसको क्या बोलते हैं, दो घात वाला बहुपद होता है उसको क्या बोलते हैं, 3 घात वाला क्या बहुपद होता है उसको क्या बोलते हैं। ये सारी बातें आपको उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ गई होंगी। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा बहुपद का शून्य, कि बहुपद का शून्य क्या होता है। जिस तरीके से मान लीजिए यहाँ पर 9th क्लास में हम निकालते थे बहुपद का शून्य कि पी एक्स, जैसे मैंने यहाँ पर कोई व्यंजक लिख दिया, एक रेखीय व्यंजक पी एक्स बराबर x-6, क्या रख दिया, x-6। अब इसका हमें शून्यक निकालना है। तो 9th क्लास में हम इसका शून्यक किस तरीके से निकालते थे कि इस पी एक्स की जगह हम क्या रख देते थे, 0 रख देते थे। तो इधर x-6 बराबर 0। तो अब यहाँ पर अगर इसका हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालें तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये x का मान जो 6 है वो इस दिए गए व्यंजक का क्या होता है, बहुपद होता है, सॉरी शून्यक होता है, शून्यक होता है। चाहे आप इसको रख कर देख लीजिए, इस x की जगह कितना 6, अगर x की जगह अगर हम 6 रखेंगे तो 6 - 6 कितना हो गया, शून्यक हो गया। ये x बराबर 6 रखेंगे, x बराबर 6 रखेंगे तो पी एक्स यानी इस बहुपद का अगर हम शून्यक निकालें तो पी एक्स यानी कि 6 - 6 तो बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये इसको इस एक्स का जो मान आता है वही इस दिए गए व्यंजक का क्या होता है, शून्यक होता है। इसी दिए गए व्यंजक बहुपद का शून्यक होता है। तो इसको बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हमने 9th में इसी तरीके से करते थे कि जो पी एक्स की जो वैल्यू होती थी उस जगह हम 0 रख देते थे, और यहाँ से एक्स का मान निकाल कर जो हमारा एक्स का जो मान निकलता था वही इस दिए गए व्यंजक का क्या कहलाता था, बहुपद कहलाता था। तो ये एक क्या था, रेखिक व्यंजक था, रेखिक व्यंजक था। मान लीजिए इसी तरीके से अगर रेखिक बहुपद का अगर हम शून्यक निकालें तो ये ए एक्स प्लस वी है, a(x+v) इसको अगर हम 0 के बराबर रख दें तो इस तरीके से मान लीजिए 5, जैसे हमारे पास 5x+3 हो, और इसका अगर हम शून्यक निकालें, ये हमारा एक ही व्यंजक है, रेखिक व्यंजक है। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो 5x, और इस 3 को उठा के उधर ले जाएंगे तो ये -3 हो गया, और x बराबर अगर हम निकालें तो -3/5 हो गया। ठीक, इसी तरह देखो ये रेखिक व्यंजक ही है हमारा, और इस रेखिक व्यंजक में अगर इसका शून्यक निकला है तो वो शून्यक कितने निकला है, 1 निकला है। कितना निकला है, 1 ही आया है। इसी तरीके से रेखिक व्यंजक है हमारा, अगर इसका हम शून्यक निकालें तो ax बराबर -b
और x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का b/a। तो यहाँ पर जो x का मान निकाला है वो कितना निकला है, 1 ही आया है। तो इतना डिस्कस करने के बाद में हमें इतना मालूम पड़ गया है कि अगर हमारे पास रैखिक बहुपद है तो उसका शून्यंक कितने होंगे, 1 ही होंगे। कितने होंगे, 1 ही होंगे। इसके बाद ये हमारा रैखिक बहुपद है, इसके बाद द्विघात का त्रिघात का जो बहुपद का अगर शून्यंक पढ़ेंगे वो अगली एक्सरसाइज है हमारी, मतलब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम इतना जान लेते हैं और उसके शून्यंक कैसे निकालते हैं वो अगली वीडियो में ही हम पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ हमें इतना डिस्कस करने के बाद ये मालूम पड़ रहा है कि अगर हमने एक रैखिक बहुपद का अगर शून्यंक निकाला है तो उसका मान सिर्फ 1 ही आ रहा है, इतना हमें मालूम पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है रैखिक बहुपद हमारा कितनी घात का बहुपद होता है, 1 घात का बहुपद होता है। तो इतना डिस्कस करने के बाद हम कह सकते हैं कि रैखिक बहुपद होगा उसके शून्यंक जो होंगे वो हमारे लिए 1 ही होंगे। द्विघात बहुपद होगा उसके जो अधिक से अधिक शून्यंक हो सकते हैं वो हमारे लिए 2 हो सकते हैं। त्रिघात बहुपद है तो उसके जो अधिक से अधिक शून्यंक होंगे वो कितने हो सकते हैं, 3 ही हो सकते हैं। 3 से ज़्यादा बहुपद शून्यंक नहीं होंगे। तो जो रैखिक बहुपद है तो उसके अधिक से अधिक कितने शून्यंक हो सकते हैं, 1। द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यंक हो सकते हैं, 2। और त्रिघात बहुपद है तो उसके अधिक से अधिक कितने शून्यंक हो सकते हैं, 3 शून्यंक हो सकते हैं। ये अभी हमने डिस्कस करके मालूम किया था, क्योंकि हमने 3 बार इसको जब सॉल्व किया 3 जगह पर, तो इसके जो हमें शून्यंक निकल के आए रैखिक बहुपद के वो सिर्फ 1 ही निकल कर आए। x के मान कितने निकल कर आए, 1 ही निकल कर आए। तो इससे मालूम पड़ता है कि रैखिक बहुपद के 1 ही शून्यंक होगा और द्विघात बहुपद के 2 होंगे, त्रिघात बहुपद के 3 होंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जब आप शून्यंक निकालेंगे, अगर रैखिक बहुपद दिया है और उसका शून्यंक आप नहीं बता पाए तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। द्विघात बहुपद के 2 शून्यंक अगर आपने 1 ही बता पाए तो सवाल गलत हो जाएगा। 3 घात बहुपद के 3 शून्यंक अगर आप 2 भी बता पाए तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुपद के ज्यामितीय अर्थ में देखिए, यहाँ मैंने एक बहुपद की एक ज्यामितीय अर्थ बता दी। ये हमारा बहुपद है y बराबर 3x+4 और इसका मैंने ज्यामितीय रूप बना दिया है, एक ग्राफ पे बना दिया है, क्योंकि हमें यहाँ पर इसके शून्यंक हमें मेन चीज़ जो है, हमें यहाँ पर कोई ग्राफ नहीं बनाने हैं, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ 11 ग्राफ यहाँ पर बना दिया है। और वो जो ग्राफ है बहुपद y बराबर 3x+4 का ग्राफ है, 3x+4 का ये ग्राफ है। और इस ग्राफ पर हमें बहुपद के शून्यंक ज्ञात करने हैं। तो बहुपद के शून्यंक ज्ञात करने के जो हमारे, वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस एक्सरसाइज में जो हमें करना है, हमें जो सीखना है, हम केवल उस मेन बात पर आते हैं। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बहुपद निकालें तो बहुपद किस तरीके से निकालते हैं कि ये 3x+4 को हम किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे और यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो 3x बराबर, और 3x बराबर इस 4 को उठा के हम उधर ले जाएंगे तो ये -4 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया, -4/3। x बराबर -4/3 हो गया। देखो यही इसका बहुपद है, x का ये 4/3 हो गया। अब इस बहुपद को निकालते कैसे हैं, इसको ही अगर हमने y बराबर 3x मान लिया और इसी को अगर हम किसी कोई और रूप दे देते हैं, x बराबर 3x, कुछ भी और रूप दे देते हैं, a बराबर कुछ भी दे दें, यहाँ से फिर हम x और y के मान अपनी तरफ से रखते हैं। तब इस तरीके से हम बहुपद ज्ञात करते हैं। इस तरीके से हम इसके x और y के मान निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें इतना सब कुछ नहीं जानना, हमें जो मेन चीज़ है जिसके बारे में हमें जानना है बस वो देखते हैं। तो ये इसका बहुपद है। तो बहुपद है, ये हमारा रैखिक बहुपद है। और रैखिक बहुपद की जो रेखा होती है ग्राफ पर वो बिल्कुल सीधी होती है। सीधी का मतलब बिल्कुल सरल रेखा में होती है। किस में होती है, सरल रेखा में होती है। किसकी, रैखिक बहुपद की, रैखिक बहुपद की। तो इसका जो शून्यंक होता है वो किस तरीके से निकालते हैं कि ये रैखिक बहुपद की जो सरल रेखा है वो एक्स अक्ष पर जहाँ काटती है वही उसका शून्यंक होता है। तो यहाँ ये सरल रेखा है और ये एक्स अक्ष पर यहाँ काट रही है -4/3 और बाई पे कोई दूरी चलनी नहीं है, क्योंकि हमें एक्स पर आ गए तो बाई पे कोई दूरी चलनी नहीं है। यहाँ पर केवल एक्स अक्ष पर है, तो एक्स पर अक्ष पे है तो बाई पर कोई दूरी हमने चली नहीं है, केवल इसी यहाँ पर बिंदु पर यहाँ काट रही है। तो एक्स अक्ष पर इसके शून्यंक हम कैसे पता करते हैं
किसी भी बहुपद के शून्यंक हम ऐसे पता करते हैं कि ये हमारी रेखा है, जो रेखा है ये तो रेखिक बहुपद की है। ध्यान रखना, रेखिक बहुपद की जो रेखा होती है वो सरल रेखा होती है। तो ये सरल रेखा जो है एक्स अक्ष पर जहाँ काटती है वही इसका शून्यंक होता है। तो एक्स अक्ष पर ये -4/3 पर काट रही है और बाई पर हमने कोई दूरी चली नहीं है, तो बाई हमारा 0 हो गया। तो यही रेखिक बहुपद का दिए गए जो बहुपद का y बराबर 3x+4 का शून्यंक होगा -4/3। तो कुल मिलाकर बात यह है कि देखो रेखिक बहुपद है और ये रेखिक बहुपद एक्स अक्ष पर सिर्फ एक जगह काट रहा है, तो इसका शून्यंक कितने होंगे? अधिक से अधिक इसके शून्यंक 1 होगा। ठीक है, क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो ग्राफ आपके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ग्राफ किस तरीके से बना दिया है, वो आपको केवल समझाने के लिए आया। ये इसका ज्यामितीय अर्थ होता है। ज्यामितीय अर्थ उसको ग्राफ पे हमें दिखाना पड़ता है और यहाँ पर एक्स के मान और बाई के मान हम एक्स और बाई में से किसी एक का मान खुद अपनी तरफ से रखते हैं, वहाँ से एक्स और बाई के मान इस समीकरण में रख देते हैं, तो ये हम निकाल लेते हैं। लेकिन इसकी हमें टेंशन लेनी नहीं है, हमें केवल यहाँ जानना है कि हमें रेखिक बहुपद के कितने शून्यंक होते हैं और द्विघात बहुपद के शून्यंक कितने होते हैं, त्रिघात बहुपद के शून्यंक कितने होते हैं और उनकी जो रेखाएं हैं। तो देखो रेखिक बहुपद की जो रेखा होती है वो ग्राफ पर बिल्कुल सीधी होती है। कैसी होती है? बिल्कुल सीधी होती है, ये आपको याद रखना है। और किसी, चाहे वो द्विघात बहुपद हो चाहे त्रिघात बहुपद हो, उसके शून्यंक कैसे निकालते हैं कि वो रेखा जो होती हैं एक्स अक्ष पर जहाँ काटती हैं वही उसके शून्यंक होते हैं, वाई अक्ष से हमें कोई मतलब नहीं होता। देखिए इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, बुक पर ही दिखाता हूँ ताकि मेरा भी वक्त बचे और आपका भी वक्त बचे। इस ग्राफ पर ही मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए ये बहुपद है हमारा, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है वाई बराबर x² - 1, वाई बराबर x² - 1 है। इसका अगर हम शून्यंक की बात करें तो इस शून्यंक की बात करें तो इस बाई की जगह पर हम क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। तो x² - 1 बराबर कितना हो गया? 0। तो x² बराबर कितना हो गया? -1 को उधर उठा के ले जाए तो 1। तो x का मान कितना आएगा? कर ली वर्गमूल के अंदर ये आएगा, तो वर्गमूल के अंदर जो आता है वो प्लस माइनस होता है। तो x बराबर इसका मान निकला वर्गमूल 1 का मान 1 ही होता है। तो x बराबर हमारे पास हो गया -+1 और 1 आ गया -1। तो द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यंक आ सकते हैं? 2 शून्यंक आ सकते हैं। इसी को हमें ग्राफ पर देखना है। देखिए, तो द्विघात बहुपद के बारे में जानना है। तो द्विघात बहुपद की जो ज्यामितीय रूपरेखा होती है वो एक परवलयाकार होती है द्विघात बहुपद की। और इससे पहले मैंने रेखिक बहुपद की बताई थी, तो वो इस बिल्कुल सरल रेखा में थी। ठीक है, सरल रेखा में थी। और आपको ये ध्यान रखना है कि वो रेखा जो है एक्स अक्ष पर कहाँ काट रही हैं, बस आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये देखिए परवलयाकार आकृति का होता है द्विघात बहुपद का, कुछ इस तरीके से हुआ। तो देखो ये यहाँ से चल रहा है और ये चलता हुआ यहाँ आया। तो देखो हमारा ये एक्स अक्ष ही है, तो एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष पर उसने यहाँ काटा, उसके बाद फिर ये यहाँ काट रहा है, लेकिन ये हमारा वाई अक्ष है। तो हम वाई अक्ष पर हमें गौर नहीं करना है। फिर उसके और चले तो एक्स अक्ष पर उसने यहाँ काटा, तो यहाँ काटा। तो एक्स अक्ष पर सिर्फ वो इस जगह और इस जगह काट रहा है। तो जो इस जगह जो काट रहा है तो उसमें एक्स अक्ष पर जो काट रहा है, तो जो एक्स की जो वैल्यू है, क्योंकि एक्स की जो दूरी है वो यहाँ पर -1 है। कितनी है? -1। और इधर जो वो एक्स पे काट रहा है तो वहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी है? 1 है। 1 है। तो इस द्विघात व्यंजक के कितने शून्यंक हो गए? 2 हो गए। वो कौन कौन से? -1 और -1 और +1 हो गया। बस आपको इतना देखना है कि ये हमारी जो रेखा हैं वो एक्स अक्ष पर कहाँ काट रही हैं, एक्स अक्ष पर काट रही हैं। और एक्स अक्ष के और इसमें किसी भी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो हमारे होते हैं x, y होते हैं। इसमें पहला x का मान होता है और दूसरा y का मान होता है। y की दूरी हम बाद में लिखते हैं और x की दूरी पहले लिखते हैं। इसी तरीके से ये x का मान हो गया और ये वाला y का मान, ये x का मान, y का मान। लेकिन हमें सिर्फ x अक्ष पर देखना है कि x अक्ष पर ये कहाँ काट रहा है। जो एक्स अक्ष पर काट रहा है और वही उस दिए गए व्यंजक के शून्यंक होंगे। तो एक्स अक्ष पर देखो ये -1 और -0 वाली दूरी ले लेना। तो इसके शून्यंक क्या होंगे हमारे लिए? ये -1 और ये +1 होगा। समझ में आ रही है आपके? ये द्विघात व्यंजक की
का ज्यामितीय रूपरेखा है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। ये त्रिघात व्यंजक है और इस त्रिघात व्यंजक में अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं? 3 शून्यक हो सकते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो देखिए इसका ग्राफ किस तरीके से जा रहा है। इसका ग्राफ ये जा रहा है इस तरीके से, देखो ये यहाँ से लेकर होता हुआ यहाँ तक जा रहा है। तो अब आपको इसके शून्यक बताने हैं, तो इसके शून्यक क्या होंगे? तो देखिए इसके शून्यक बताने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये बस आपको ये देखना है कि ये जो रेखा जो है, ये लाइन जो है वो एक्स अक्ष पर कहाँ काट रही है। तो देखो एक्स अक्ष पर यहाँ से शुरुआत देखें तो एक्स अक्ष पर यहाँ काट रही है इस बिंदु पर, जिसके निर्देशांक दिए हो गए हैं -2, और इसके बाद फिर ये एक्स अक्ष पर यहाँ काट रही है तो 0, और इसके बाद फिर ये एक्स अक्ष पर यहाँ काट रही है। तो इसके शून्यंक कितने हो गए? 1, फिर यहाँ पर उसने एक्स अक्ष पर काटा 2, और फिर यहाँ पर काटा उसने 3। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इसको इसने 3 जगह काटा। तो इसके जो शून्यंक होंगे वो क्या होंगे? तो बस हमें x की वैल्यू लेनी है। तो इसके शून्यंक पहला यहाँ -2, और फिर यहाँ से x का मान लेंगे। सबसे पहले x की दूरी लिखी जाती है 0, और फिर इसके बाद 2। इस दिए गए व्यंजक के क्या होंगे? शून्यंक होंगे। क्या होंगे? शून्यंक होंगे। समझ में आ रहा होगा आपको? ठीक। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और प्रेस आइकन जरूर दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो जो है आपके सब आपके पास सबसे पहले पहुँचें। और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ, वो, ताकि उन तक ये वीडियो पहुँच सके और वो इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो बस आपको बस यही देखना है कि एक्स अक्ष पर हमारी रेखा कहाँ काट रही है, तो वही उसके शून्यंक होंगे। इसके बाद चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल की तरफ, जो हमारा इस एक्सरसाइज 2.1 के एग्जाम्पल है, उसकी तरफ चलते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमें सिर्फ इतना बताना है कि हमारे पास जो आकृति दी गई हैं, और आकृति गई हैं जो y बराबर एफ एक्स, जहाँ एफ एक्स एक बहुपद है। क्या है? ये बहुपद है। प्रत्येक ग्राफ के लिए एफ एक्स के शून्यांकों को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर केवल हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं कि इस ग्राफ में कितने शून्यांक होंगे, इस ग्राफ में कितने शून्यांक होंगे, और इस ग्राफ में कितने शून्यांक होंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता चुका था जो हमारा ज्यामितीय ग्राफ का अर्थ था, जो ज्यामितीय ग्राफ था उस ग्राफ में हमें शून्यांक बताने थे। तो इसमें कितने शून्यांक थे? तो मैंने आपको बताया था इससे पहले थोड़ा पहले कि अगर हमें त्रिघात है तो अधिक से अधिक 3 शून्यांक होंगे, द्विघात है तो 2 शून्यांक होंगे, और एक घाती व्यंजक है तो 1 शून्यांक होंगे। द्विघाती में 2 व्यंजक, और तीन घाती घात वाले व्यंजक, त्रिघात बहुपद में 3 व्यंजक होंगे। ठीक है, इसी तरीके से। और यहाँ पर अगर हमारे पास वैल्यू मालूम हो तो आराम से हम शून्यांक बता सकते हैं। जो भी एक्स अक्ष पर काटता है, जो एक्स की वैल्यू होती है वही इसके शून्यांक होते हैं। अब यहाँ पर केवल हमें शून्यांकों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है? शून्यांकों की संख्या बतानी है। तो बस आपको क्या देखना है, ये हमारा ग्राफ है, और ये एक ग्राफ हमारे एक्स अक्ष पर कहाँ काट रहा है। तो देखो एक्स अक्ष पर एक तो यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है। ये 2 जगह काट रहा है। तो इसके शून्यांक कितने होंगे? दिए गए बहुपद के शून्यांक कितने होंगे? शून्यांक बराबर 2। ठीक, इसी तरीके से इसकी बात करें तो ये हमारा परवलयकार है। कितना है? परवलयकार। परवलयकार है, लेकिन ये एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है? सिर्फ एक जगह काट रहा है। तो इसके शून्यांक कितने होंगे? शून्यांक बराबर 1। ठीक, अगर इसकी बात करें हम तो देखिए ये भी हमारी एक सरल रेखा है, सीधी रेखा, और ये एक्स अक्ष पर कहाँ काट रही है? सिर्फ एक्स अक्ष पर यहाँ काट रही है। जहाँ एक्स अक्ष पर काटती है वही इसके शून्यंक होंगे। तो शून्यंक बराबर कितना होगा? शून्यंक बराबर हमारा 1 होगा। और क्यों होगा? क्योंकि ये भी वजह बता सकते हैं, क्योंकि ये जो है हमारी रेखा एक्स अक्ष पर 2 बिंदुओं पर काट रही है। ये हमारी एक जगह काट रही है और ये हमारी एक जगह काट रही है। तो इसकी वजह भी हम दे सकते हैं आराम से। इसके बाद चलते हैं हम चौथे एग्जाम्पल पे, पाँचवें एग्जाम्पल पर और छठवें एग्जाम्पल पे। देखिए ये हमारा एक्स अक्ष, ये हमारा ग्राफ है, और ये ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कितने स्थान पर काट रहा है? तो एक, केवल एक्स अक्ष वाला देखना, एक यहाँ काट रहा है, ठीक, और एक ये काट रहा है, और एक ये काट रहा है। ठीक है, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ। एक्स अक्ष पर ये कितनी जगह काट रहा है? 3 जगह काट रहा है। ठीक है, तो इसके शून्यांक कितने होंगे? इसके शून्यांक होंगे हमारे लिए 3। ठीक, इसी तरह का इसको देखेंगे तो एक्स अक्ष पर कहाँ काट रहा है? एक इस जगह काट रहा है, और ये काट रहा है, और ये है,
और ये है। हमें केवल शून्यांकों की संख्या बतानी है। तो ये हमारा जो 1 2 3 4 जगह काट रहा है, तो इसके शून्यांक कितने होंगे? इसके शून्यांक बराबर होंगे 4। क्यों होंगे शून्यांक? क्योंकि हमारा जो ग्राफ जो है ये हमारा 5वां, क्योंकि ग्राफ जो है एक्स अक्ष को 4 स्थानों पर काटता है। कितने स्थानों पर काटता है? 4 स्थानों पर। अतः शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। अगर इसकी बात करें, अगर इसकी बात करें तो देखिए ये हमारा एक्स अक्ष पर कितनी जगह काट रहा है? एक तो ये काट रहा है और एक यह काट रहा है। ठीक है, ये काट रहा है। तो इसमें शून्यांक कितने होंगे? शून्यांक बराबर 2। ठीक है, क्यों होंगे? क्योंकि ग्राफ जो है एक्स अक्ष को 2 स्थानों पर काटता है। कितने स्थानों पर काटता है? 2 स्थानों पर काटता है, इसलिए इसके शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। क्लियर है? कितनी होगी? 2 होगी। चलिए इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और इसकी एक्सरसाइज है हमारी, देखिए इस एक्सरसाइज का पहला सवाल है हमारे पास ये वाला। तो देखिए आपको पहचानना है और आप ज़रूर बताइए कि इसके कितने शून्यांक हो सकते हैं। तो देखिए एक्स अक्ष हमारा ये है और एक्स अक्ष पर हमारा ये कितनी जगह काट रहा है? एक जगह काट रहा है। कितनी जगह काट रहा है? एक। तो इसलिए इसके शून्यांक कितने होंगे? शून्यांक बराबर 1। क्यों होंगे? क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है या एक स्थान पर काटता है, तो इसके शून्यांक 1 होगा। अगर इस वाले ग्राफ की बात करें तो आप बता सकते हैं कि इसके शून्यांक कितने होंगे। तो इसके शून्यांक कितने होंगे? तो देखिए ये एक्स अक्ष पर कहीं नहीं काट रहा। एक्स अक्ष हमारा ये रहा और ये एक्स अक्ष पर कहीं नहीं काट रहा है, सिर्फ बाई के अलावा। तो इसके शून्यांक कितने होंगे? बता सकते हैं आप? इसके शून्यांक होंगे 0। ठीक, इसके बाद अगर तीसरे सवाल की बात करते हैं तो ये देखिए ये परवलयाकार है और ये परवलयाकार एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है? एक जगह काट रहा है। कितनी जगह काट रहा है? एक जगह। तो इसके शून्यांक कितने होंगे? इसके शून्यांक 1 होगा। ठीक, इसी तरह इसकी बात करें इस वाले सवाल की, तो ये अब देखो हमारा परवलय ये एक्स अक्ष पर कितनी जगह काट रहा है? एक जगह, 2 जगह काट रहा है। एक ये है और एक ये। तो इसके शून्यांक कितने होंगे? शून्यांक बराबर 2। इसकी बात करें तो देखो ये एक्स अक्ष पर कितनी जगह काट रहा है? एक ये और एक 2 और 3। तो इसके शून्यांक कितने होंगे? इसके शून्यांक बराबर होंगे हमारे लिए 3। देखिए इसको देखें तो एक ये काट रहा है और एक ये काट रहा है। तो इसके शून्यांक कितने हुए? इसके शून्यांक भी 2 हुए। ठीक, इसी तरीके से आप क्या इसको बता सकते हैं कि इसके शून्यांक कितने होंगे? क्या आप इसको बता सकते हैं कि इसके शून्यांक कितने होंगे? तो देखिए इसका आपको ही जवाब देना है और आपको कमेंट करके बताना है कि इसके शून्यांक कितने होंगे। ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ और आपको इसका जवाब देना है कि ये इसके कितने शून्यांक होंगे। इस 7वें सवाल के, ये हमारा 8वां सवाल है और ये हमारा 9वां सवाल है। तो इसके शून्यांक आपको बता लेने हैं। कुछ इसमें एक्स्ट्रा भी हैं जो आपके राजीव बुक में नहीं है, तो आप परेशान नहीं हो, केवल आपको पहचान के लिए बता दिया। हमारी ये वाली पहली एक्सरसाइज जो है सिर्फ इसी शून्यांक पर आधारित है। तो आपको उम्मीद करता हूँ तो आपको ज़रूर समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपको सबसे पहले इन 3 सवालों के आपको जवाब देने हैं कमेंट में बॉक्स में जाकर कि इसके शून्यांक कितने हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। आप जल्दी से इसके कमेंट्स दीजिए कि इन 3 सवालों के शून्यांक कितने होंगे। आप ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि मुझे लगा कि हाँ आप कुछ सीख रहे हैं मुझसे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अगली एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।